जन्नत के पत्ते। क्या हुआ? आप ठीक तो हैं ना? नहीं, मुझे इन लोगों ने अगवा कर लिया है। यहाँ पर कोई कमरा है, मैं उसमें बंद हूँ। यहाँ 6-7 और लड़कियाँ भी हैं। प्लीज़ किसी से कहिए मेरी मदद करें। वो तेज़ तेज़ बोलती गई। 1 मिनट, मुझे बताएं कि आप किस जगह पर हैं। कोई आइडिया है आपको? किसी खिड़की वगैरह से बाहर देख सकती हैं? हाँ, यहाँ बाहर समंदर है। मुझे एक फेरी नज़र आ रहा है और इधर एक पुल है। बॉस्फोरस बुर्ज? नहीं, ये राब्ता कट गया। उसने बौखलाकर स्क्रीन को देखा और फिर इस बारीक दर्द से झलकते मंजर को। उसने बॉस्फोरस बुर्ज कह दिया था, जबकि वो बॉस्फोरस बुर्ज नहीं था। वो अब बेचैनी थी। ये सुल्तान अहमद बुर्ज था, शहर के 2 हिस्सों को मिलाने वाला दूसरा पुल। उसने अपनी लोकेशन ही गलत बताई थी। अब वो बेबसी से मोबाइल को देखने लगी। बैलेंस ख़त्म हो गया था और अब वो कॉल रिसीव करने से भी कासिर थी। दरवाजे पर आहट हुई, ताला खुलने की आवाज़ आई। उसने जल्दी से फ़ोन क्लच में डालकर उसे बंद किया और गर्दन एक तरफ ढलकाकर आंखें मूंद लीं। दरवाज़ा भारी चिड़चिड़ाहट के साथ खुला। कोई अंदर आया, उस पर झुककर उसकी हथकड़ी चाबी से खोली और फिर उसे बाजू से किसी जानवर की तरह घसीटते बाहर ले जाने लगा। उसके लबों से बेख्तियार कराह निकली। वो आदमी उसे बड़े कमरे में लाया और अब कुर्सी पे बिठाकर उसके हाथ पांव कुर्सी से बांध रहा था। मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, वो मिनमनाई थी। उसने जवाबन टेप का एक टुकड़ा दांत से काटकर उसके लबों से कसकर चिपका दिया। वो गर्दन दाएं बाएं मारने लगी। टेप से उसकी आवाज़ घुट कर रह गई। वो तवज्जो दिए बिना लंबे लंबे डग भरता बाहर चला गया। उसने निगाहें पूरे कमरे में दौड़ाई। वो बड़ा सा कमरा था। एक तरफ बड़ा सोफ़ा रखा था और दूसरी तरफ आतिशदान, जिसके पास वो कुर्सी से जकड़ी बैठी थी। आतिशदान में आग भड़क रही थी, हेराक्लियस की दायमी आग। साथ ही लोहे की चंद सलाखें पड़ी अलाव में दहक रही थीं। उनके एक सिरे पे अंग्रेज़ी के मुख्तलिफ हरूफ लिखे थे और वो हरूफ दहक दहक कर सुर्ख अंगारे बन चुके थे। आतिशदान के एक तरफ एक छोटी अंगीठी रखी थी। उसमें जलते अंगारों पे एक बर्तन में शहद की तरह का गाढ़ा सा माया उबल रहा था। उसकी बू सारे कमरे में फैली थी, शहद से ज़्यादा भूरा माया। वो शायद वैक्स थी। उसने गर्दन गिरा दी। उसकी हिम्मत ख़त्म हो जा रही थी। वो अब बहुत देर से इस कमरे में तन्हा पड़ी थी और यहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं था। उसे लग रहा था उसने वो कॉल ज़ाया कर दी। पता नहीं वो कौन था और उसे उसकी बात समझ आई भी थी या नहीं, और वो कुछ करेगा भी या नहीं। अगर वो घर फ़ोन कर लेती तो शायद, मगर नहीं। घर फ़ोन करने की सूरत में बात फैल जाती और उससे तो बेहतर था कि वो यहीं पड़ी रहती। लेकिन बात तो अब भी फैल जाएगी और जो ज़िल्लत, जो बदनामी उसका इंतज़ार कर रही थी, उसके सामने वो भूली बिसरी सी वीडियो आ गई। शरीफों का मुजरा। नहीं, प्लीज़ अल्लाह ताला मेरी मदद करें। वो भीगी आंखों के साथ दुआ मांगने लगी। उसकी दुआ पहले कबूल नहीं हुई थी, शायद अब हो जाए, शायद अब उसकी मदद कर दी जाए। आतिशदान के करीब होने के बायस आतिश उस तक पहुंच रही थी और उस मुसलसल हिद्दत से उसके पांव दहकने लगे थे। वो जर्द अलाव को देख रही थी, जिसकी सुर्ख लपेटें उठ उठकर हवा में गुम हो रही थीं। गर्मी बढ़ती जा रही थी। उसका सारा वजूद गोया आग में दहक रहा था। लंबे बाल कमर और कंधे पर बिखरे थे। वो उनको समेटने पर भी कादिर नहीं थी। उसने पूरा जोर लगाकर कुर्सी को पीछे धकेलना चाहा, मगर वो नहीं हिली। पसीने की चंद बूंदें उसकी गर्दन और पेशानी पे चमक रही थीं। दफातन दरवाज़ा खुला। उसने गर्दन मोड़कर देखा। वो एक पस्ता कद चीनी नकूश का हामिल शख्स था। उसके हाथ में एक छोटा बैग था, जिसे उसने कमरे में दाखिल होते ही मेज़ पे रखा। फिर उसकी तरफ आया और एक हाथ से कुर्सी का रुख अपनी जानिब मोड़ा और हाथ से टेप का किनारा पकड़कर खींचकर उतारा। आहा, नताशा। वो करीब से देखने पे कोई रूसी लगता था। मैं नताशा नहीं हूँ, प्लीज़ मुझे जाने दो।
एक उम्मीद सी बंधी थी कि वो उसे किसी और के धोखे में पकड़ लाए थे। नाउ यू आर नताशा। इंग्लिश इंग्लिश, ऑल राइट। वो इस बात में सर हिलाकर मुस्कुराता हुआ अंगीठी की तरफ बढ़ गया। प्लीज़ मुझे जाने दो, वो उसकी पुश्त को देखते हुए मिन्नत भरे लहजे में बोली। वो आग के सामने खड़ा था, तपिश का रास्ता रुक गया था, ज़रा सा सुकून मिला। पुअर कंट्री, टूरिस्ट गर्ल, पुअर पीपल। वो नफ़ी में सर हिलाकर एक सलाख उठाए उसे उलट पुलट कर देख रहा था। मेरा बाप अमीर आदमी है, वो तुम्हें तावान की रकम दे देगा। सो नताशा, यू वांट इंग्लिश नेम, वो टूटी फूटी अंग्रेज़ी में कहता उसकी तरफ उल्टा। वो जवाब दिए बिना यकटिक उस सलाख को देखे गई जिस पर लिखा एम दहक रहा था, या शायद डब्ल्यू था। वो सलाख क्यों दहका रहा था, किस लिए? एक खौफ सा उसके अंदर सर उठाने लगा। उसे बेख्तियार इस कमरे में बेसुध पड़ी लड़की का बाजू याद आया। वो टैटू नहीं था, वो लम्हे भर में जान गई थी। यू वांट इंग्लिश नेम, वो उसके बिल्कुल सामने आ खड़ा हुआ था। नो नो, वो बेयकीनी से नफ़ी में सर हिलाती बड़बड़ाई। नाउ दिस इज़ योर नेम, वो सलाख का दहकता लोहा उसके करीब लाया। नहीं नहीं, वो गर्दन दाएं बाएं हिलाती ज़ोर से चिल्लाने लगी। वो इसे इस गर्म लोहे से दागने लगा था। उसका चेहरा खौफ व दहशत से सफ़ेद पड़ गया था। योर नेम, उसने जताकर कहते हुए सलाख हया के बाजू के करीब, जहाँ फ्रॉक की छोटी आस्तीन ख़त्म होती थी, कंधे से ज़रा नीचे, वहाँ वो सलाख करीब ले गया। उसे दहकते अंगारे की हिद्दत महसूस हुई। वो तड़प कर इधर उधर सर मारने लगी। नहीं, प्लीज़ नहीं। उस लम्हे उसने दिल से दुआ की थी कि कोई आ जाए और इस पस्ता का दरूसी से उसे निजात दिला दे। कोई आ जाए, चाहे वो अब्दुर्रहमान पाशा ही क्यों ना हो। कोई तो। रूसी ने दहकता हुआ लोहा उसके बाजू के ऊपर हिस्से पे रख कर दबाया। वो बुरी तरह से बिलबिला उठी। उसके हल्क से एक दिलखराश चीख निकली थी, मगर वो इसी तरह जोर देकर सलाख दबाए खड़ा था। अंदर से मांस जलने लगा था। वो रूह में उतर जाने वाली, जख्मी कर देने वाली बदतरीन जलन थी। वो चीख रही थी, वो रो रही थी। चंद लम्हे बाद उसने सलाख उठा ली। वो मुकम्मल तौर पर जल गई थी। रूसी दोबारा पलटा और सलाख रख दी। उसके दाएं बाजू के ऊपरी हिस्से पे स्याह जला हुआ हर्फ लिखा था। रूसी वापस उसके सामने आ खड़ा हुआ। हया ने मुतवरम सुर्ख निगाहें उठाकर उसे देखा और दहल कर रह गई। उसके हाथ में दूसरी सलाख थी जिस पर HO लिखा था और ऊपर तले लिखे दोनों हरूफ अंगारा बन चुके थे। नहीं, तुम्हें अल्लाह का वास्ता नहीं। वो दहशत से तड़पती खुद को पीछे धकेलने लगी, मगर कुर्सियों ने उसे मजबूती से जकड़ रखा था। वो हिल भी ना पाई। नहीं, वो खौफ से चिल्ला रही थी। वो मुस्कुराते हुए आगे बढ़ा। स्याह दागे गए हरूफ तले सलाख गाड़ दी गई। खोलता हुआ गर्म दर्द, दहकते अंगारे, आग उसकी तकलीफ़ आखिरी हिद्दत को छूने लगी थी। वो दर्द से घुटी घुटी सी चीख रही थी। उसे लगा वो इस तकलीफ़ से मरने वाली है। वो जिस्म के अंदर तक घुस कर जला देने वाला दर्द था। चंद लम्हों बाद उसने सलाख हटाई तो हया की गर्दन बेदम सी होकर एक जानिब ढलक गई। उसका तनफ़ुस आहिस्ता आहिस्ता चल रहा था। तकलीफ़ से वो होश खोने लगी थी। उसका चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था, मगर मज़ीद रोने की सकत वो खुद भी नहीं पाती थी। रूसी अब तीसरी सलाख उठा लाया था। उस पर RE लिखा था। हया ने तकलीफ़ से बंद होती आंखों से उसे देखा। उसमें मज़ीद कुछ कहने की सकत नहीं रही थी। अपनी सारी ज़िंदगी फिल्म की तरह उसकी निगाहों के सामने घूमने लगी। बचपन के दिन, यादें, उसके नाना का घर, उसकी नानी उसके लंबे बालों में कंघी फेर रही थी। फिर मंजर बदल गया। वो और रोहेल कार की पिछली सीट पर बैठे थे। स्कूल बैग लिए वो स्कूल जा रहे थे। रोहेल कुछ बता रहा था और वो हंस रही थी। फिर उसने खुद को अब्बा की लाइब्रेरी में देखा। वो उनकी एक मोटी सी किताब खोल रही थी जिसमें सूखा फूल रखा था और वो उसने खुद ही वहाँ रखा था। अब वो ताया फुरकान को अपने ईद के कपड़े हैंगर से उठाए दिखा रही थी और वो उसका जोशो खरोश और खुशी देखकर मुस्कुरा रहे थे।
روہیل اس کے ساتھ لان میں بھاگ رہا تھا۔ ان کے آگے 2 خرگوش دوڑ رہے تھے۔ وہ دوڑ دوڑ کر تھک گئی تھی۔ اس کے لمبے بال کمر پر بکھرے تھے۔ خرگوش گھاس پر دور بھاگتے جا رہے تھے۔ سفید نرم نرم سے خرگوش۔ روسی نے گرم سلاخ اس کے بازو سے مس کی۔ ایک کھولن سی اس کے اندر اتری گئی۔ اگلے ہی پل اس نے کرنٹ کھا کر سلاخ ہٹائی، کہیں فون کی گھنٹی بجی تھی۔ خرگوش غائب ہو گئے تھے۔ درد ہر شے پر غالب ہو گیا۔ وہ پہلی 2 دفعہ سے کئی گنا زیادہ شدید درد تھا، کیونکہ سلاخ جلدی ہٹانے کی وجہ سے جلد پوری طرح نہیں جلی تھی اور حساسیت باقی تھی۔ اسے لگتا تھا اس کی ہمت ختم ہو گئی ہے، مگر وہ پھر سے رو رہی تھی۔ فون، یور فون؟ آواز کے تعاقب میں وہ آگے بڑھا اور اس کی فراق کی بیلٹ سے لگا پرس نوچا۔ سیفٹی پن ٹوٹ گئی، کپڑا پھٹ گیا۔ اس نے تیزی سے پرس کھولا اور فون نکالا۔ وہ زور زور سے بج رہا تھا۔ شدید تکلیف میں بھی وہ پہلی بات اس کے ذہن میں آئی تھی وہ یہی تھی کہ اس کا فون رومنگ پر تھا اور بیلنس ختم۔ پھر فون کیسے بجا؟